हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिस मत करना, स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि पिछले 5 सालों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर दोस्तों आप इसे तैयार कर लेते हैं तो मान के चले कि आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सरल आसान शब्दों में आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेट दे सकते हैं 2025 का है। लघु उत्तरीय प्रश्न से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके इन्हें समझने का प्रयास करते हैं सिंपल सरल शब्दों में। जैसे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वास क्या है। इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उनका धर्म में कैसा विश्वास था, किस प्रकार से धार्मिक विचार थे उनके, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल छोटे शब्दों में, सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजक थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी, पशुपति यानी शिव जी जैसे देवता, वृक्ष, पशु, जल की पूजा करते थे। मूर्तियों और मोहरों से उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे इस बार इसमें कहानी की तरह इसमें आप लिख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार की वो पूजा करते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक संत के रूप में मीराबाई के जीवन के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मीराबाई एक कृष्ण भक्त संत थी। ये सांसारिक बंधनों से दूर रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। उनके भजन, प्रेम, भक्ति और त्याग का संदेश उन्होंने दिया है। तो ये आप यहाँ पे इस प्रकार से मीराबाई के बारे में लिख सकते हैं। सिंपल है। इतिहास में दोस्तों कहानी है, कहानी को बस एक बार समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य यानी राजा कृष्णदेव राय के बारे में आपको लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। उन्होंने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, कला, साहित्य और धर्म को संरक्षण दिया। उनका शासनकाल विजयनगर स्वर्ण का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। यानी जो उनका शासनकाल था कृष्णदेव राय का, ये स्वर्ण युग माना जाता है। अगला है चौरी चौरा हत्याकांड की घटना के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी थी जिससे कई पुलिसकर्मी जल गए थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे इसमें है अगला क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, उसके बारे में आपको लिखना है। तो बहुत योगदान था, इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन कि भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद उसी सत्र का जो है विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है इसे भी आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे अशोक के धम्म का क्या अर्थ है, इसका वर्णन कीजिए। अथवा करके आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा। वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा। आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अशोक के धम्म क्या थे इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे अशोक के धम्म का कोई नया धर्म नहीं था बल्कि एक नैतिक आचार संहिता थी। इसका उद्देश्य समाज में शांति, प्रेम, सहिष्णुता और सदाचार स्थापना करना था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग कर धम्म का प्रचार किया था। तो ये धम्म के बारे में यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस हो जाएगा। अब इसकी क्या विशेषताएं थी तो आप यहाँ पे लिखेंगे अहिंसा पर बल देना, यानी हमें हिंसा नहीं करना है। माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करना, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और दया, करुणा, सत्य का पालन करना, पशु हत्या का विरोध, ये जो है इसकी धम्म की विशेषताएं हो जाएंगी। ऐसा उद्देश्य, ऐसा संदेश इसमें दिया गया है। अथवा करके वही क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहले वैदिक काल में सामाजिक जीवन के बारे में आप लिखेंगे कि वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसे होता था। तो आप इसमें लिखेंगे वैदिक समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर
आधारित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में वर्ण व्यवस्था यानी जो जाति व्यवस्था डिवाइड थी। परिवार जो था वो पितृ सत्तात्मक होता था, यानी पिता का सत्ता होता था, पिता ही मालिक होता था। महिलाओं का सम्मान प्राप्त था और शिक्षा का अधिकार भी उन्हें प्राप्त था। तो इस प्रकार से वैदिक काल के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था, तो इसमें लिखेंगे वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, जिसमें पशुपालन, व्यापार और शिल्प भी विकसित होते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु देने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए, उनकी शिक्षा का वर्णन कीजिए। कौन थे चैतन्य महाप्रभु, आइए जानते हैं इनके बारे में। चैतन्य महाप्रभु थे भक्ति आंदोलन के महान संत थे। वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बंगाल उड़ीसा में भक्ति आंदोलन का लोकप्रिय बनाया था। तो इस प्रकार से इनके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर उनकी क्या शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाओं के बारे में वर्णन करना है। इसमें लिखेंगे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग में उन्होंने भक्ति का मार्ग बताया है, जाति भेद में इन्होंने विरोध किया है और नाम स्मरण और कीर्तन पर बल दिया है कि हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, हमें कीर्तन भजन करना चाहिए। प्रेम और समानता का भी उन्होंने संदेश दिया है। आगे इसमें लिखेंगे अथवा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कृषि इतिहास लेखन में आईने अकबरी के स्रोत के रूप में प्रयोग करने की समस्या और समाधान बताइए। यानी जो आईने अकबरी ग्रंथ है, इसको प्रयोग करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसका क्या समाधान है, ये आपको बताना है। तो पहले समस्या देख लेते हैं। यहाँ पे आंकड़े अंतरंजित हो सकते हैं, मतलब आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, उलटफेर हो सकते हैं। दूसरा है राजकीय दस्तावेज होने से शासक पक्षपात हो सकता है। सभी क्षेत्रों की पूरी जानकारी इसमें नहीं मिल सकती है और किसानों की वास्तविक स्थिति का अभाव देखने को मिलता है। तो इसमें ये समस्याएं हो जाएंगी। अब इतिहास कैसे से निपटा सकता है, यानी समाधान कैसे हो सकता है, तो अन्य स्रोतों की तुलना इसमें करते हैं, तभी जो है इसमें इसको समाधान हो सकता है। दूसरा अभिलेखों, यात्रा वृत्तांतों का जो सहारा है उसमें हम सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आंकड़ों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए, तभी जो है कुछ उसका समाधान हो सकता है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हाईलाइट कर लीजिए, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है 1857 की क्रांति के कारण के बारे में। तो जानते हैं कौन कौन से कारण थे। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था और इसके प्रमुख कारण में इसमें लिखेंगे। पहला यहाँ पे राजनीतिक कारण था, जिसमें अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण जो है 1857 की क्रांति मानी जाती है। दूसरा आर्थिक कारण, यानी किसानों और कारीगरों का शोषण बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। तीसरा सामाजिक और धार्मिक कारण, इसमें धार्मिक हस्तक्षेप जो है वो ज़्यादा हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा मतभेद किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो सैन्य कारण, यानी सैनिक कारण माना जाता है। इसमें कारतूस विवाद में जो देखा जाता है, जिसमें कारतूस में गाय के और सूअर की चर्बी मिलाई जाती थी और उससे जो है कारतूस को जो है खोलना था मुंह से, तो इस प्रकार से जो है लोगों ने विरोध किया था। नेक्स्ट है तात्कालीन कारण, में एनफील्ड राइफल में जो कारतूस वाला पॉइंट है वही आपको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप इसमें लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानून को शांतिपूर्ण उल्लंघन करना और दांडी यात्रा जो है इसका मुख्य उदाहरण माना जाता है। इस आंदोलन में महिलाओं और किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। यह आंदोलन स्वतंत्र संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताया है, आप इसको थोड़ा सा समझ के एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे 2025 का अगले सेट आ जाता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अलवार और नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं, सूर्यास्त कानून के विषय में आप क्या जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे अलवार और नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे अलवार के बारे में लिखेंगे। अलवार और नैनार दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से जुड़े संत थे। तो ये दक्षिण भारत के जुड़े संत थे और इनके बारे में लिखना है। अलवार विष्णु के भक्त थे, जबकि नैनार शिव जी के उपासक यानी उनके भक्त थे। इन्होंने भक्ति, प्रेम और समानता का जो है संदेश दिया है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अलवार जो है विष्णु जी के भक्त थे और नैनार शिव जी के भक्ति थे, ठीक है, भक्ति करते थे।
अगला प्रश्न है सूर्यास्त कानून के विषय में आप बताइए। तो सूर्यास्त कानून क्या था? इसमें होता क्या था कि जो जमींदारी प्रथा थी, उस जमींदारी प्रथा में जो है जो कर होता था, यानी जो लगान होता था, वो सुबह से लेकर शाम तक वसूल करके शाम को जो है सूर्यास्त होने से पहले जो है आपको अंग्रेजों को देना था। जो कर होता था वो अंग्रेजों को देना होता था। लेकिन अगर कोई जो है जमींदार नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन जो है नीलाम कर दी जाती थी। यही प्रथा सूर्यास्त कानून के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, वह लोकतंत्र जिसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त हो, उसे वयस्क मताधिकार जो है लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। जो 18 से प्लस हो जाते हैं, वो वोट देते हैं, उन्हीं को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। आप भी 18 साल के जब हो जाएंगे या कुछ लोग हो गए होंगे तो आप वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, स्तूप का क्या अर्थ है? तो स्तूप के अर्थ के बारे में आप यहाँ लिखेंगे कि स्तूप एक बौद्ध स्मारक होता है जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष संरक्षित रखे जाते हैं। यह पूजा और स्मरण का स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा समझ के आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे, भारतीय इतिहास के बुकानन का विवरण जो है सर्वेक्षण के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। कितना मूल्यवान है ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे बुकानन का जो सर्वेक्षण था वो भारतीय कृषि, उद्योग, जनजीवन और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसीलिए यह इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्यवान माना जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो भारतीय इतिहास, इसमें बुकानन का जो विवरण है वो कितना मूल्यवान है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो क्वेश्चन ये भी रिपीट किया है। सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, पक्की ईंटों के जो है बने सड़कें होते थे, घर मकान होते थे, पक्की सड़कें होते थे और पक्की ईंटों के मकान होते थे। तो इस प्रकार से दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विकसित लोग थे। उन्नत जल निकासी व्यवस्था भी बनाई गई थी ताकि जो है जल आसानी से निकासी बना रहे। ठीक है। उसी सत्र का जो है लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे, कुछ प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हड़प्पा शहरों की जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है, तो इसको देख लीजिए हेडिंग वाइज कैसे लिखेंगे इसके बारे में। हड़प्पा शहरों की जल निकासी प्रणाली काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता जल निकासी प्रणाली विश्व की प्राचीन प्रणाली में से एक है और उन्नत प्रणाली को दर्शाती है। ठीक है। आगे है, प्रत्येक घर में निकासी नालियाँ जुड़ी होती थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी और ढकी रहती थी। गंदा पानी सड़कों किनारे बनी जो है मुख्य नालियों में जो है जाता था और नालियों की जो है नियमित सफाई की व्यवस्था भी की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी स्वच्छता के प्रति अत्यंत सजग थे। ठीक है। शॉर्ट में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में लिखिए। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। तो इसमें जैन धर्म की जो प्रमुख शिक्षा है इसमें आप लिखेंगे अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी जीव की हानि नहीं पहुंचाना है। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना है। अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना है। ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं पॉइंट, जैसे ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पे संयम रखना है। अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना है, धन इकट्ठा वगैरह ज़्यादा नहीं करना है। तो इस प्रकार से कुछ शिक्षाएं हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी कौन था और इतिहास में क्यों प्रसिद्ध था? तो इसके बारे में लिखेंगे। अलबरूनी का परिचय और महत्व जो है काफ़ी अच्छा रहा और इतिहास में उसका एक नाम आता है। अगला है यहाँ पे, अलबरूनी का महान फारसी विद्वान था जो इतिहासकार भी था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने किताब उल हिंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी थी। तो अलबरूनी जो है एक महान ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे उसने भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और परंपराओं को निष्पक्ष वर्णन किया है। वह भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत भी माना जाता है। ठीक है। आगे दोस्तों अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए, उसका वर्णन कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। यहाँ पे ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, ये पहला सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा, जाति भेद और आडंबर का विरोध करना
दूसरी ये सिद्धांत हो जाएगी। तीसरा प्रेम और समानता का सिद्धांत देना। चौथा सरल भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार करना। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब जाके पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कैसे आप यहाँ पे इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संथालों के विद्रोह के कारण बताइए, उनकी प्रकृति महत्व की विवेचना कीजिए। तो संथाल जो विद्रोह था ये 1855 से 56 के बीच में माना जाता है और इसका प्रमुख जो कारण है वो अंग्रेजों को शोषणकारी नीतियाँ थी जिसके कारण संथाल विद्रोह हुआ था। महाजनों और जमींदारों का अत्याचार बहुत ज़्यादा होता था। भूमि हड़प और जो है भारी कर लगाए जाते थे। यानी जो संथाल के लोग थे उनकी ज़मीन को हड़प लेते थे और भारी कर भी लगाया जाता था जिससे वो लोग विद्रोह किए थे। अगर उनकी प्रकृति यानी विशेषता की बात करें तो उसमें देखिए लिखेंगे यह एक जनजातीय विद्रोह था और सीदो कान्हू इसके प्रमुख नेता थे। इसमें हजारों संथालों ने भाग लिया था। इसका महत्व क्या रहा तो महत्व में लिखेंगे अंग्रेजी शासन के जन विरोधी नीतियों में उजागर हुई और जनजातीय चेतना का विकास हुआ। आगे आंदोलनों की जो है प्रेरणा मिली है। तो इसका महत्व ये हो जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पे भारत के संविधान मूलभूत विशेषताएं हैं उस पर लेख लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है, एक बार फटाफट बस हेडिंग वाइज आप देख लीजिए कि लिखित और विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, मतलब कि इसमें कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म कैसे हैं बराबर हैं। अगला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब इसमें केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है, तो इसे संघीय व्यवस्था कहा जाता है। मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संसदीय लोकतंत्र है, इसमें संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि जनता सरकार बनाती है और संसदीय उस प्रकार से चलती है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी दिया गया, इसमें 18 साल के ऊपर से जो है बच्चे नहीं वयस्क जो होते हैं वो मताधिकार दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 2025 का अगला सेट आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इनका उत्तर जानते हैं कैसे आप लिखेंगे। जैसे कि यज्ञों की परंपरा पर प्रकाश डालिए, जो यज्ञ होते हैं उसकी परंपराओं पर प्रकाश डालिए। तो उसमें लिखेंगे यज्ञ वैदिक काल की प्रमुख धार्मिक परंपरा थी। इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की आहुति दी जाती थी। यह सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है हिंदू शब्द की व्याख्या कीजिए। तो उसमें है हिंदू शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए किया गया। यह शब्द पहले भौगोलिक था, बाद में से धार्मिक पहचान के रूप में प्रचलित किया गया। तो यहाँ पे जो सिंधु नदी है, इसी सिंधु नदी से हिंदू बना है। ठीक है, सिंधु नदी से नाम जो बना है हिंदू बना है और उसी प्रकार से हिंदू शब्द जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। आगे है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा क्या थी। तो उसमें लिखेंगे वीर शैव परंपरा कर्नाटक में विकसित एक धार्मिक आंदोलन था। इसके प्रवर्तक वासवन्ना थे। ठीक है, कौन थे? वासवन्ना थे। और वह शिव भक्ति, जाति भेद का विरोध और सामाजिक समानता का आधारित था। ठीक है, इसके बारे में इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट है महानवमी डिब्बा का आशय क्या है। तो महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य की एक ऊंची मंच था। यानी यहाँ पे एक ऊंचा मंच था महानगर जो है विजयनगर साम्राज्य में, जहाँ दशहरा यानी महानवमी के अवसर पर राजकीय समारोह और धार्मिक अनुष्ठान होते थे, इसलिए से महानवमी डिब्बा कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो मुगल काल में जो कृषि समाज था उसमें महिलाओं का क्या योगदान था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उसमें आप लिखेंगे मुगल काल में महिलाएं जो थी वो कृषि कार्य में पुरुषों के साथ में भाग लेती थी। वह बुआई, कटाई, पशुपालन में सक्रिय थी, परंतु सामाजिक रूप से उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त थे। अगला क्वेश्चन है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों जो है विद्रोह किया था, इसकी विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन ये रिपीट किया गया, इसके बारे में मैंने ऊपर चर्चा किया है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। अगला उसी सत्र का क्वेश्चन लॉन्ग वाला आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में क्वेश्चन वो रिपीट क्वेश्चन किया है। 1857 के विद्रोह के कारण बताए। तो ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट जो है पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल मैंने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसे एक बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अथवा करे क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण और परिणामों का व्याख्या कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणाम के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले
कारण आप लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करना ये कारण माना जाता है। क्रिप्स मिशन की असफलता का ये भी कारण माना जाता है। स्वतंत्रता में लगातार देरी हो रही थी और जनता में असंतोष उत्पन्न हुए थे। इसका परिणाम क्या रहा? तो परिणाम में देश भर में जन आंदोलन किए जा रहे थे, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही थी, कांग्रेस जो है अंग्रेजी शासन जो है वो न्यू उसकी कमज़ोर हो रही थी और स्वतंत्रता का मार्ग ये प्रशस्त हो रहा था। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सेंटेंस आप बना के लिख देंगे तो आपका पूरा बढ़िया नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है ऊपर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है कि इब्न बतूता द्वारा भारतीय समाज पर किए गए वर्णन का प्रकाश डालिए। इब्न बतूता ने क्या जो है समाज में, भारतीय समाज में वर्णन किया है उसके बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इब्न बतूता प्रसिद्ध मोरक्को यात्री था। मोरक्को पड़ता अफ्रीका महाद्वीप में, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था। उसने क्या किया? उसने रिहला नामक एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है, जवाब होगा इब्न बतूता ने लिखा है। भारतीय समाज के जाति व्यवस्था का वर्णन इसमें मिलता है। स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक परंपराओं का उल्लेख जो है रिहला में मिलता है। न्याय व्यवस्था और शासकीय कठोरता का विवरण भी इसमें दिया गया है। इसका विवरण मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों का उल्लेख करते हुए मौर्य प्रशासन के प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे स्रोत में यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसे स्रोत दिए गए हैं जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है और पुराण व बौद्ध ग्रंथ भी शामिल हैं। तो कुछ ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें अभिलेख स्रोत की तो यहाँ पे अशोक की शिलालेख और स्तंभ लेख से भी जानकारी मिलती है। अब प्रशासनिक मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन होता था कैसे होता था, तो राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, पहला पॉइंट। केंद्रीकृत प्रशासन जो है उसके अंडर में होता था और प्रांतों में जो है यानी कुमार यानी राजकुमार का शासन हुआ करता था। सुव्यवस्थित कर व्यवस्था थी, यानी जो कर होता था वो व्यवस्थित तरीके से लिया जाता था और यहाँ पे सेना, न्याय और गुप्तचर विभाग भी बनाए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे अथवा करके कि महाभारत कालीन भारत में विवाह के जो नियम थे उनका उल्लेख कीजिए। तो महाभारत काल में भारत में जो विवाह के नियम थे उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आइए समझते हैं कैसे इसके बारे में लिखेंगे। भारत में महाभारत काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। जो प्रमुख विवाह इस प्रकार से दिए गए हैं जैसे कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजा जो है प्रजापत्य विवाह और गंधर्व विवाह। इस प्रकार से कुछ विवाह यहाँ पे होते थे जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि विवाह सामाजिक और धार्मिक नियमों के अनुसार किए जाते थे। इसके बाद 2024 का सेट आता है। 2024 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। आइए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था। क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला है कि बुकानन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। फ्रांसीसी बुकानन एक अंग्रेज अधिकारी और सर्वेक्षक था। उसने भारत के कृषि, उद्योग, जनजीवन और अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण किया है और इतिहास की जो है जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है, आगे यहाँ पे कि नेक्स्ट है कि वैदिक देवमंडल यानी देवकुल में प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करना है कि वैदिक देवमंडल यानी देवकुल में देवताओं की जो वर्णन है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वैदिक देवमंडल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम प्रमुख देवता हुआ करते थे। इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे, अग्नि यज्ञ के देवता माने जाते थे और वरुण ऋतु जो है ऋतु नैतिक व्यवस्था के जो है माने जाते थे। और यहाँ पे अगला है रक्षक और सोम औषधि आनंद देवता भी यहाँ पे देखने को मिलते थे। ठीक है, अगला यहाँ पे बाबा गुरु नानक देव की शिक्षाओं के बारे में बताना है। तो यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए कैसे इसके बारे में लिखना है। गुरु नानक देव ईश्वर को विश्वास, सत्य, समानता और नाम स्मरण, जाति भेद, आडंबर को विरोध ये सब मानते हैं और मानव सेवा की शिक्षा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के विषय में आप क्या जानते हैं। इसमें लिखेंगे कि मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख नेता थे। उन्होंने अवध क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के नेतृत्व किया और जनता को संगठित किया था। तो इसके बारे में ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं। तो खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के
सत्ता को रक्षा के लिए चलाया गया था ये आंदोलन था, जिसमें भारत में गांधी जी ने भी इसका समर्थन मिला था। ठीक है, आगे इसमें बात करें अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। आइए इसका उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो उसमें लिखेंगे जैन धर्म प्राचीन धर्म में से एक है जिसके प्रवर्तक तीर्थंकर माने जाते थे। इसके प्रमुख सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे अहिंसा, किसी भी जीव को जो है मन वचन और कर्म से हानि नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट है सत्य, यानी सदा सत्य बोलना है। अस्त्य, चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम, नैतिक जीवन अपनाना है। और प्रग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना है। अगला है स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे। स्तूप के बारे में लिखेंगे कि स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र स्मारक होता है जिसमें बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेष जो है संरक्षित रखे जाते हैं। अगला यहाँ पे है कि स्तूप की संरचना कैसी होती है, तो यहाँ पे देख पाएंगे कुछ ऐसी संरचना होती है, इसमें अंड यानी गर्भ होता है जो अर्धगोलाकार भाग होता है जिसमें अवशेष होते हैं, उसे अंड या गर्भ के नाम से जाना जाता है। और बात करें ऊपर जो लगा रहता है, ऊपर हर्मिका होता है। अंड के ऊपर चौकोर भाग होता है जिसे हर्मिका के नाम से जाना जाता है। छत्र होता है उसमें, यानी हर्मिका के ऊपर स्थित छाता की तरह होता था, उसे सम्मान का प्रतीक माना जाता था, उसे छत्र कहते थे। फिर इसके बाद यहाँ पे वेदी बना होता था, परिक्रमा पथ के नाम से इसे जाना जाता है। और तोरण यानी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। स्तूप जो होते हैं धार्मिक आस्था और कला के प्रतीक माने जाते हैं। अब इसको जो है एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पे तोरण जो है, जो द्वार होते थे, जो प्रवेश द्वार होते थे यहाँ पे, उसे हम कहते हैं तोरण यानी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे और पॉइंट देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे छत्र देख पाएंगे, ये छत्र है। ठीक है, यहाँ पे अंड जो गुंबद की तरह बना हुआ है ये अंड हो जाएगा। और यहाँ पे चौकोर जो बना हुआ है ये हर्मिका हो जाएगा, इस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पे इसके कुछ नाम है जिसको आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पे इब्न बतूता कि दास तथा सती से संबंधित वृत्तांत का वर्णन कीजिए। दास प्रथा और सती प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने क्या वर्णन किया है, तो इसमें लिखेंगे इब्न बतूता दास और सती प्रथा के जो है वर्णन इसमें इन्होंने किया है। तो इसमें लिखेंगे कि इब्न बतूता मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने लिखा कि भारत में दास प्रथा प्रचलित थी, दासों को खरीद प्रोक्ता की जाती थी, मतलब कि जो दास होते थे उनको गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। दासों से घरेलू और सैनिक काम, जो सैनिक कार्य होते थे वो कराए जाते थे। ठीक है, आगे इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें है उसने सती प्रथा का भी उल्लेख किया है, इसे एक अमानवीय परंपरा बताया है। उनके अनुसार सती को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उनका विवरण मध्यकालीन भारतीय समाज का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो दास प्रथा और सती प्रथा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अगला है कि क्वेश्चन कबीर के जीवन और शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। कबीरदास के बारे में सभी जानते होंगे, तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे कबीर के जीवन की शिक्षाएं, इसमें लिखेंगे कबीर 15वीं शताब्दी के महान संत और समाज सुधारक माने जाते हैं, उनका जन्म काशी में हुआ था। आगे इनकी क्या क्या शिक्षाएं थी उसमें लिखेंगे ईश्वर एक है ऐसा कबीरदास मानते थे, मूर्ति पूजा और कर्म कांड का उन्होंने विरोध किया है, जाति भेद का भी उन्होंने खंडन किया है। नेक्स्ट है प्रेम सत्य और मानवता का भी उन्होंने क्या दिया है, संदेश दिया है। सरल भाषा में भक्ति का प्रचार भी उन्होंने किया है। ठीक है, कबीर ने समाज में धार्मिक एकता को स्थापित करने का भी प्रयास किया है। तो कुछ इस प्रकार से उनकी शिक्षाएं हो जाएंगी। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख परंपरा कौन से थे, विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे दो प्रमुख जो है परंपरा दी गई है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहला है यहाँ पे सगुण भक्ति परंपरा, ईश्वर को साकार रूप में मानना और राम कृष्ण भक्ति करना, ये सब उसमें माने जाते हैं। प्रमुख संत तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास ये आते हैं। सगुण भक्ति में ईश्वर को जो है साक्षात्कार माना गया है। अगर निर्गुण भक्ति की बात करें, दूसरा पॉइंट इसमें निर्गुण भक्ति परंपरा है जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया है, नहीं ईश्वर कोई आकार वगैरह नहीं है। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। इसमें कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल ये सब जो है मूर्ति पूजा का और ईश्वर को जो है ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते हैं। ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर कोई आकार नहीं मानते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अगला है कि इन दोनों परंपराओं ने समाज में भक्ति, प्रेम और समानता का भी संदेश दिया है।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो उसमें लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा है। तो आप पहले लिखेंगे सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा विजयनगर साम्राज्य में। इसमें लिखेंगे समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र आया करते थे। नेक्स्ट है कि कृषि और व्यापार जो है प्रमुख आजीविका हुआ करता था। स्त्रियां धार्मिक और घरेलू कार्य में सक्रिय होती थी। अब इसके बाद जो है सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखेंगे, मंदिर का निर्माण कला का विकास माना जाता है कि लोग वहाँ पे पूजा पाठ ज़्यादा करते थे। संस्कृत और नृत्य साहित्य का संरक्षण भी किया जाता था। त्यौहार, धार्मिक उत्सव का भी धूमधाम से मनाया जाता था। तो उनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे 2023 का अगला सेट आता है। कुछ इस प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। क्या आप सहमत हैं कि हड़प्पा नगरों की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन संकेत करती है? इसका कारण बताइए। क्वेश्चन घुमा दिया है, बस क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। बस आपको बताना है कि कैसी वहाँ पे नालियाँ बनी थी, कैसे जल निकासी व्यवस्था थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उसमें आप लिखेंगे महाभारत भारत का एक प्राचीन महाकाव्य है जिसके रचयिता वेद व्यास हैं। बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। इसमें कौरव और पांडव के युद्ध के वर्णन किए गए हैं, जिसमें धर्म और नीति और समाजी जीवन का वर्णन मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम के 5 स्तंभ क्या हैं। तो इस्लाम के 5 जो स्तंभ हैं वो है आपका कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये 5 ऐसे स्तंभ हैं जो इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कृष्णदेवराय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ऊपर देख सकते हैं इसका आंसर आप। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, अस्थाई बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई थी। इसमें लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्त एक निश्चित लगान समय पर ना देने के कारण कई जमींदारी कर्ज में डूब गए थे। लगान ना चुका पाने के कारण जमींदारी जो है नीलाम कर दी गई थी। ठीक है। आगे यहाँ पे है अगला क्वेश्चन कि 1916 में बीएचयू के उद्घाटन के समय अवसर पर गांधी जी ने क्या कहा था। तो उसमें लिखेंगे गांधी जी ने कहा था केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सादगी, नैतिकता और जनसेवा ही राष्ट्र वास्तु का सब विकास संभव बनाता है। उन्होंने अमीरी गरीब के अंतर की चिंता को व्यक्त किया है। इस प्रकार से उन्होंने ये संदेश दिया था 1916 में। अगला इसके बाद आता है यहाँ पे विस्तृत ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है रुद्रा दामन के प्रस्तर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है। तो क्या जानकारी मिलती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा ही घुमा के पूछा गया है। रुद्रा दामन प्रस्तर अभिलेख के सुदर्शन झील के बारे में आपको लिखना है। तो लिखेंगे रुद्रा दामन प्रथम शक शासक थे, शक संवत के जो है शासक थे। उसका प्रसिद्ध जो है जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख गुजरात में स्थित है। आगे इसमें लिखेंगे इस अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी हमें मिलती है। आगे इसमें अगले पॉइंट पर लिखेंगे कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। नेक्स्ट अशोक के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है रुद्रा दामन ने झील की मरम्मत और विस्तार में इसका जो है विस्तार करवाया था। अगला है झील का जो है उपयोग सिंचाई में जल संरक्षण में किया जाता था। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। महत्व में 2 लाइन लिख सकते हैं। यह अभिलेख प्राचीन भारत के उन्नत सिंचाई व्यवस्था, शासकों की लोक कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कर्म सिद्धांत, आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति पर विशेष बल दिया गया है। कहानी की तरह बस लिखना है आपको। इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व किया था। यह धर्म मानव दुख के निवारण और नैतिक जीवन पर आधारित था। इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि पहला इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, यानी बुद्ध ने जीवन को दुख में बताया है और उसके समाधान के लिए 4 आर्य सत्य भी बताए हैं। पहला इन्होंने कहा कि संसार में दुख है, यानी दुख है तो संसार क्या है, संसार दुखों से भरा पड़ा है। और फिर उन्होंने बताया कि दुख समुदाय में कि दुख का जो कारण है वो तृष्णा यानी लालच जो है, इच्छा जो है इंसान की, वो दुख का कारण है। इसके बाद दुख का निरोध बताया उन्होंने कि तृष्णा को त्याग से दुख का अंत संभव हो सकता है। इसके लिए दुख का निरोध
निरोध मार्ग में अष्टांगिक मार्ग जो है इन्होंने बताया है कि 8 मार्ग है ऐसे जिसके द्वारा जो है आप अपने दुख को समाप्त कर सकते हैं। वो 8 मार्ग यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें दुखों से मुक्ति के लिए 8 मार्ग में जो है विभाजित किया गया है, 8 अंगों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। इसको आप ऐसे याद करिए, इसको सम्यक देखिए, सम्यक कॉमन है, ठीक है, सम्यक यानी सही, मतलब सम्यक मतलब सही होता है, ठीक है, इसमें कॉमन सम्य है। तो दृष्टि यानी आपका जो नज़रिया है, आपकी जो आंखें हैं, नज़रिया है देखने का किसी को, वो किस प्रकार से आप किसी को देखते हैं, आपकी दृष्टि कैसी है। यानी आप अगर कोई सामान देखते हैं तो आपके अंदर लालच आएगी, यार मुझे भी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपकी जो नज़रिया है वो भी एक तरह से कारण है दुख का, ठीक है। तो दृष्टि आपकी अच्छी होनी चाहिए। दृष्टि अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम गलत चीज़ नहीं देखेंगे और लालच नहीं करेंगे। तीसरा, आप अपने वाणी पर संयम रखेंगे, जो भी हम आप काम बोलेंगे अपने वाणी पर संयम रखेंगे, हमें लालच नहीं करना है। और अच्छे हम कर्म करेंगे, क्या करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी आजीविका कैसी होगी, अच्छी होगी। और फिर इसके बाद आजीविका जब अच्छी हो जाएगी तो हमें कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम क्या कर लेंगे, व्यायाम कर लेंगे। जब व्यायाम कर लेंगे तो हमारी स्मृति क्या हो जाएगी, स्मृति यानी दिमाग हमारा अच्छा हो जाएगा और एक दिन दुख सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस दिन हम समाधि में चले जाएंगे। तो कहानी की तरह इसको रीड करके आप इसको याद कर सकते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुरु नानक के जीवन की शिक्षाओं के बारे में बताना है, तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं गुरु नानक जी के बारे में। एक बार फटाफट आप देख लीजिए यहाँ पे। गुरु नानक देव जी 1469 से लेकर 1539 के बीच में इनकी चर्चा होती है और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं कि ईश्वर एक है, नाम स्मरण पर महत्व इन्होंने दिया है, जाति भेद और आडंबर, आडंबर मतलब कि जो अंधविश्वास वाला होता है उस पर इन्होंने विरोध किया है, समानता और मानव समाज पर जो है मानव सेवा पर इन्होंने बल दिया है, सच्चा और सरल जीवन जीना चाहिए ऐसा इन्होंने बताया है। गुरु नानक ने धार्मिक एकता और समाज सुधार पर भी बल दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की किलेबंदी और सड़कों का संक्षिप्त जो है विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो कैसे किलेबंदी होती थी, सड़कें कैसे व्यवस्थित होती थी उस टाइम पे, तो इसमें लिखेंगे विजयनगर साम्राज्य की जो है किलेबंदी और सड़कें जो हैं अच्छी तरीके से व्यवस्थित थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी एक सुदृढ़ नगर के रूप में जानी जाती है। नगरों के चारों ओर मजबूत किलेबंदी होती थी ताकि कोई बाहरी अटैक न कर पाए। कई स्तरों में दीवारें और प्रवेश के द्वार बनाए जाते थे, ठीक है। आगे इसमें है कि चौड़ी और सीधी सड़कें होती थी। सड़कों के किनारे बाजार, मंदिर और जल स्रोत हुआ करते थे। यह व्यवस्था नगर की सुरक्षा और व्यापारिक नगर समृद्धि को दर्शाता है। आगे इसमें है दांडी मार्च के बारे में आपको लिखना है, दांडी मार्च पर निबंध लिखना है। तो दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। यह आंदोलन नमक कानून का जो है विरोध कर रहे थे। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं और इसमें 78 दिन लगते हैं और इसमें 240 किलोमीटर की यात्रा होती है। 24 दिन में यात्रा पूरी होती है। तो इसमें 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी नमक बनाकर कानून तोड़ देते हैं और जो है वहां पे शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसमें देश भर में जनता भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा महत्व लिख सकते हैं 2 लाइन का कि दांडी मार्च ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव नई दिशा दी है। अगला यहाँ पे है संविधान के, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देख पाएंगे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं लिखित और विस्तृत संविधान है, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है, संघीय शासन व्यवस्था है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व इसमें है, संसदीय लोकतंत्र शामिल है, वैश्य मताधिकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद 2023 का अगला सेट आता है लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ पे है क्वेश्चन की मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इसका भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ऊपर इसके बारे में पढ़ चुके हैं।
अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन के बारे में बताना है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन था वो कैसे था। तो यहाँ पे नगर आयताकार ग्रिड पद्धति पर आधारित था। इसका मतलब ये है कि जैसे सड़कें होती हैं, सड़कें से समकोण पर काटती हैं, तो यहाँ पे साइड साइड में किनारे किनारे घर बने होते थे। ठीक है, ये जो घर बने होते थे इसी को ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। सड़कें समकोण पर काटती थी, जैसे इस प्रकार से सड़कें जो होती थी वो समकोण पर काटती थी। ठीक है, आगे यहाँ पे पक्के ईंटों के मकान बने होते थे, उन्नत जल निकासी की व्यवस्था थी, किला और निचला शहर में जो है विभाजन हुआ था। यानी जो ऊपर ऐसे पहाड़ी होती थी इस प्रकार से जो है ऐसे पहाड़ी होती थी इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पे निचला शहर होता था, ऊपर यहाँ पे किले बनाए जाते थे जहाँ पे राजा प्रशासन के लोग रहते थे। ठीक है, आगे इसमें है नेक्स्ट है कि सहायक संधि का जो विशेषता है उस पर प्रकाश डालिए। तो उसमें लिखेंगे 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सहायक संधि की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड बेलेंजली के द्वारा शुरू किया गया था सहायक संधि। इसकी प्रमुख विशेषता थी, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली, भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना की जो है भारतीय जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उनको अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। सेना का खर्च शासक को ही देना पड़ता था, जो सेना होती थी उसका खर्चा जो है राजा देता था। स्वतंत्र विदेशी नीति का जो है प्रतिबंध यहाँ पर किया गया था कि स्वतंत्र रूप से आप विदेशी नीति अपना सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी, यानी अलग अलग क्षेत्रों में एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। संधि से भारतीय जो राज्य होते थे वो स्वतंत्रता उनकी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन कैसे काम करता था, किस प्रकार से वहाँ प्रशासन काम करते थे प्रांतीय स्तर पर, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें लिखेंगे मुगल साम्राज्य के जो है सूबों में बांटा गया था। सूबों का मतलब होता है अलग अलग सूबेदार बांटे गए थे। सूबे का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था। दीवान राजस्व का कार्य जो है देखता था। फौजदारी कानून व्यवस्था भी संभालता था। कोतवाल नगर प्रशासन नगर जो है इसका प्रमुख होता था, और केंद्रीय जो है प्रशासन जो होता था वो व्यवस्थित होता था। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं मुगल प्रांतीय प्रशासन के बारे में। असहयोग आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, तो उसमें लिखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से सहयोग समाप्त करना। लोगों ने सरकारी स्कूलें और अदालतें जो थी उसको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, और यही जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है, तो यहाँ पे कुछ प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के कितनी बार वही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हर साल आप देख सकते हैं। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा, अंदाजा मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। इसमें लिखेंगे मौर्य साम्राज्य लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चलता है। भारत का पहला सुदृढ़ एवं संगठित साम्राज्य माना जाता है। इसका केंद्रीय प्रशासन अत्यंत शक्तिशाली और सुव्यवस्थित था। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप यहाँ पे विशेषता में लिखेंगे। कुछ विशेषता इस प्रकार से दी गई हैं, जैसे राज्य जो राजा होता था राजा की सर्वोच्चता होती थी। राजा संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख होता था और सभी शक्तियां उसी में निहित होती थी। नेक्स्ट मंत्री परिषद बनाए गए थे। राजा की सहायता देने में मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसमें महामात्य प्रमुख हुआ करते थे। अगला इसमें है संगठित विभाग बनाए गए थे, जैसे वित्त विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग, व्यापार, कृषि आदि के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए थे। इसके बाद विशाल सेना। मौर्य साम्राज्य में थल, जल और अश्व और गज सेना भी शामिल हुआ करती थी। ठीक है, गुप्तचर भी व्यवस्था बनाए गए थे। राज्यों में जासूस की भी जो है व्यवस्था जो है वो चल रही थी। न्याय व्यवस्था में देखा जाए तो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और दंड जो होता था वो राजा देता था। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण का मतलब ये है कि कर प्रणाली सुदृढ़ थी, यानी भूमि पर कर लगाया जाता था। तो इस प्रकार से वहाँ पे शासन चलता था। आगे यहाँ पे सूफीवाद क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, तो सूफीवाद जो है इस्लाम के आध्यात्मिक और रहस्यवादी स्वरूप है जो ईश्वर से प्रेम पर आधारित है। तो इसमें लिखेंगे इसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है ईश्वर से प्रेम, यानी ईश्वर को प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा सिद्धांत सूफीवाद कहते हैं। नेक्स्ट है मानवता की सेवा, यानी सभी मनुष्य को समान समझना चाहिए। सहनशीलता, यानी धर्म जाति का भेद नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए।
त्याग और साधना यानी भौतिक सुखों से हमें विरक्त यानी दूर होना चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा, पीर और मुरीद का संबंध माना जाता था जो गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। संगीत और कव्वाली पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसपे ईश्वर की भक्ति का माध्यम माना जाता था। ठीक है, अगला यहाँ पे एक पॉइंट है कि इसके प्रमुख जो संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, कुछ ऐसे संत थे। अथवा करके प्रश्न दिया है यहाँ पे कि मुगल काल में जो है केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन कैसे काम करता था, तो यहाँ पे देखेंगे पहला पॉइंट है सम्राट की सर्वोच्च सत्ता, यानी जो सम्राट जिन राजा होता था उसी को सर्वोच्च सत्ता होता था। और कुछ मंत्री परिषद बनाए गए थे जैसे कि वजीर, मीर बख्शी, दीवान, सदर उस सुदूर, ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं जो यहाँ पे मंत्री परिषद के रूप में कार्य करते थे। मनसबदारी व्यवस्था यानी जो कर लेने की व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे है संगठित राजस्व प्रणाली, यानी जो राजस्व प्रणाली थी वो संगठित होती थी। सैन्य प्रशासन नियंत्रण था राजा के, और न्याय व्यवस्था भी केंद्रीकृत था। तो इस प्रकार से आप इसके केंद्रीय प्रशासन के बारे में लिख सकते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के जो परिणाम है इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अथवा करके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इसके प्रमुख कारण क्या हैं। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को, और इसके प्रमुख कारण यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। पहला है ब्रिटिश शासन से संतोष, ब्रिटिश शासन से असंतोष होने के कारण जो है भारतीयों ने ये आंदोलन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करना ये भी आंदोलन का कारण माना जाता है। क्रिप्स मिशन की विफलता, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, गांधी जी का नेतृत्व में करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। महत्व के बारे में 2 लाइन आप यहाँ पे ले सकते हैं। यह आंदोलन स्वतंत्रता प्रक्रिया से अंतिम दिशा दी थी। इसके बाद आता है यहाँ पे 321 से 2023 का नया सेट। अगला है मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पूछा गया है, तो आइए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में लिखेंगे। उत्तराधिकारी जो था वो अयोग्य था, यानी अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के बाद शक्तिशाली शासकों का जो है अभाव देखने को मिला, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन माना जाता है। विशाल साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य का नियंत्रण करना कठिन हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे उसका पतन हो गया। अगला है आर्थिक बोझ, सेना प्रशासन पर अत्यधिक खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और जब खर्च ज़्यादा होने के कारण जब कर नहीं आया या फिर जो है शासन प्रशासन सही तरीके से काम नहीं किया तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ऐसे कहानी बना के सेंटेंस आप लिख देंगे तो बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है केंद्रीय प्रशासन या शासन में देखेंगे तो प्रांतीय शासकों में असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण लोग अलग अलग क्षेत्रों पे जो है आंदोलन करने लगे, और इसके बाद जो है पतन का कारण बन गया। ठीक है, आगे इसमें है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर आता है मेगास्थनीज के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस निकोटर के दरबार से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक एक ग्रंथ लिखा था जिसमें मौर्य काल प्रशासन के बारे में, उनके समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। आगे है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। देख लेते हैं एक बार। 1857 का विद्रोह व्यापक था, इसमें सैनिकों के साथ में किसान, जमींदार, राजा भी शामिल हुए थे, और इसका उद्देश्य अंग्रेजी सेना को समाप्त करना, इसीलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि शेर शाह के प्रशासन के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे शेर शाह का प्रशासन कैसा था उसके बारे में आपको बताना है, यानी इसका शासन प्रशासन कैसे काम करता था, कैसे चलता था, उसमें लिखेंगे। कुशल प्रशासन, अच्छा प्रशासन माना जाता है। शासन को सरकार और सरकार को परगना में बांटा गया था, परगना मतलब छोटे छोटे कस्बों में बांटा गया था। राजस्व सुधार में देखा जाए इसमें लिखा है कि भूमि का माप, उचित कर व्यवस्था बनाई गई थी। सड़क निर्माण में देखा जाए तो ग्रांड ट्रंक रोड का विकास किया गया, जिसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं, जीटी रोड के नाम से जानते, इसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में बना था। अगला है न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में कठोर और निष्पक्ष न्याय जो है इसमें माना जाता है। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के कारण बताइए। तो पहले आप जान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था, और गांधी जी की ये पहली सफल सत्याग्रह आंदोलन मानी जाती है। चंपारण पड़ता है बिहार में, आपसे मानचित्र में पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इसके क्या कारण थे, तो यहाँ पे देखिए पहला 3 कठिया प्रथा, इसमें है किसानों पर नील की खेती जो है वो जबरदस्ती उनसे उगाई जाती थी, जबरन मतलब जबरदस्ती उगवाई जाती थी। ठीक है, आगे है अत्यधिक लगान, यानी किसानों को आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा
ज़्यादा होता था, लगान बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। नेक्स्ट है अंग्रेज जो थे वो नील जो होती थी उस पर जो है अत्याचार करते थे, जो नील उगाते थे उन पर अत्याचार करते थे, जबरदस्ती उनसे नील उगवाया जाता था। किसानों की दयनीय स्थिति यानी किसानों की जो स्थिति थी वो काफ़ी खराब हो गई थी, जिसके कारण ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा गांधी जी को। ठीक है, आगे आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताइए। वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसे ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में काल में बांटा गया है। इसमें इसकी मुख्य विशेषता में लिखेंगे सामाजिक जीवन कैसे था। तो सामाजिक जीवन में यहाँ पे देखेंगे तो समाज 4 वर्गों में यानी 4 वर्णों में बटा था। ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। संयुक्त परिवार देखने को मिलता था वैदिक काल में। नारी को सम्मान प्राप्त था। शिक्षा और यज्ञ में भी वो भाग लेते थे। आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन हुआ करता था। गाय को धन प्रतीक रूप में माना जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, आगे इसमें धार्मिक जीवन कैसा होता था। तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र की, अग्नि की, वरुण की। ठीक है, यज्ञ और हवन का विशेष महत्व हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड का जो है ये बढ़ा था। और फिर इसके बाद राजनीतिक जीवन कैसे रहा, तो इसमें 2 लाइन लिखेंगे। राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी राजा सर्वश्रेष्ठ होता था। और सभा और समिति जैसी संस्थाएं वहां पे बनाई गई थी। सांस्कृतिक जीवन की बारे में बात करें तो उसमें वेद, ब्राह्मण और आरण्यक यानी उपनिषद की रचना इसमें देखने को मिलती है। और संस्कृत भाषा का विकास भी देखने को मिलता है। आगे इसमें आगे क्वेश्चन आता है भक्ति आंदोलन के जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो भक्ति आंदोलन में लिखेंगे भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन माना जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो उसमें लिखेंगे ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति, जाति भेद में विरोध, सरल भक्ति मार्ग अपनाने, पूजा भजन कीर्तन ये सब करना, गुरु की महत्ता को बताना, लोक भाषाओं का प्रयोग करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। यानी जो सूफी मत के लोग मानते थे वही लोग भक्ति काल के लोग भी ऐसा मानते हैं। इसके प्रमुख संत हैं रामानंद, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, कुछ ऐसे जो है संत माने जाते हैं। अगला है स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभ के प्रकार बताइए। तो उसमें लिखेंगे स्तंभ पत्थर के ऊंचे बने खंभे होते थे जिनका प्रयोग स्मारक या विजय चिन्ह या धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। प्रमुख इसके प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अशोक स्तंभ, चमकदार पॉलिश और सिंह शेर, इसमें 4 शेर दिखाई देते हैं अशोक स्तंभ। गुप्तकालीन स्तंभ देखेंगे, इसमें सदा और कलात्मक चित्र देखने को मिलता है। ध्वजा संबंध में मंदिर के सामने कुछ ऐसे स्तंभ बनाए जाते हैं, इसे ध्वजा या ध्वज स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे विजय स्तंभ है जो युद्ध की विजय की स्मृति का रूप में माना जाता है। उदाहरण के तौर पे सारनाथ में अशोक का स्तंभ जो है जिसमें 4 शेर दिखाई देते हैं। अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल काल में वास्तुकला पर निबंध लिखिए। तो उसमें मुगल कालीन जो था वास्तुकला भारतीय और फारसी शैली सुंदर मिश्रण जो है देखने को मिलती है। तो उसमें विशेषता में लिखेंगे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करके जो है शैली का चित्रण किया जाता था। विशाल गुम्बद और मेहराब मीनार बनाए जाते थे। बाग बगीचे को सुंदर नियोजन यानी जैसे 4 बाग आपने नाम सुना होगा। जाली कार्य और नक्काशी भी बनाई जाती थी। अगर इमारतों की बात करें तो इसमें देखिए बाबर बाग निर्माण करवाया था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी निर्माण करवाया था, जहांगीर ने चित्रकला का प्रोत्साहन दिया था, शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके कारण और परिणाम लिखिए। तो उसमें लिखेंगे आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ये प्रारंभ होता है। इसका कारण है साइमन कमीशन का विरोध, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक कानून विरोध और आर्थिक शोषण, ये सब इसके कारण माने जाते हैं। परिणाम के बारे में बात करें, जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाना, गांधी इरविन समझौता, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, ब्रिटिश शासन की नींव कमजोर है। तो इसके कुछ परिणाम रहे जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अथवा करके दिया है भारत छोड़ आंदोलन के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं, एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आएंगे, जो रिपीटेड हैं, या आप इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।